यस। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिलेबस का अवलोकन किया था और साथ में एक फैसेट हमने किया था, इंट्रोडक्टरी फैसेट, शासन का इतिहास। और इस संदर्भ में वैश्विक स्तर पे शासन का आविर्भाव कैसे होता है ये हमने जाना था और संभवतः लिख भी लिया था। हाँ, क्योंकि देखिए आने वाले समय में एक क्वेश्चन पैदा होगा, वो ये कि वैश्विक शासन राष्ट्रीय शासन की तुलना में अधिक अराजक है। इस कथन की पुष्टि करें, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा इसी फैसेट से। लो आ रही है, थोड़ा उधर से आवाज बढ़ा दीजिए। अभी ठीक है? हाँ। हमने वैश्विक शासन की उत्पत्ति पढ़ लिया था। और यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन। हमने यहाँ तक जाना था कि 17वीं सदी तक लगभग वैश्विक शासन अपने उस रूप में आ गया जिसकी झलक आज भी देखने को मिलती है। और वेस्टफिलिया की संधि के बाद राष्ट्र राज्य की संकल्पना का आविर्भाव होता है। ये बेसिकली संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था थी। संप्रभु संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, देशों के साथ संप्रभुता की संकल्पना जुड़ गई। संप्रभुता का व्यवहारिक मतलब होता है सर्वोच्चता, यानी हम अपने हितों को कैसे साधेंगे, अपने हितों को कैसे पूरा करेंगे, इसकी योजना हम खुद बनाएंगे, किसी और के निर्देश या इशारे पर नहीं चलेंगे। ठीक। अब ऐसे में क्या हुआ कि कल की ही बात है, यहां तक हम लोग समझ गए थे। अच्छा, एक बात और, कल की क्लास सबको अच्छे से समझ में आ गई थी? संभव है कुछ लोगों को समझ में ना भी आई हो, संकोच बस नहीं बोल रहे हो, मैं उनकी भी भावना अपने माध्यम से प्रेषित कर देता हूँ। गवर्नेंस ऐसा टॉपिक है जो बेहद अप्लाइड है। अगर होमवर्क के रूप में देखा जाए कि गवर्नेंस पढ़ने से पहले कौन कौन सी पूर्व शर्तें फुलफिल होनी चाहिए, तो एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप भारतीय संविधान की जानकारी रखते हो, भारतीय राजनीति की एक ठीक ठाक समझ रखते हो, और थोड़ा मोड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, तो जाकर इसे मतलब मान के चलेंगे कि हाँ अब हम इस टॉपिक को वन गो में समझ जाएंगे। ठीक है। और मुझे ये भी मालूम है कि आप में से ज़्यादातर लोग या एक अच्छी खासी संख्या में लोग हैं जो अभी पॉलिटी नहीं पढ़े हैं। हाँ, तो उनको हो सकता है शुरुआत में, चूंकि पहली बार कुछ ऐसे शब्द पाएंगे तो पहली बार ही सुन रहे होंगे, थोड़ी दुविधा होगी। लेकिन आप धैर्य बनाए रखेंगे, 3 4 5 दिन के बाद आप बड़े सहज हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? एक समस्या आपको ये भी आ सकती है, जब मैं डिक्टेट कराता हूँ तो मुझे मालूम है डिक्टेशन की मेरी स्पीड अपेक्षाकृत अधिक होती है।
आप संकोच बस कुछ कहें या ना कहें, लेकिन देखिए हर व्यक्ति का अपना एक मैनरिज्म होता है। अब पिछले 45 मतलब 44-45 साल मेरी उम्र हो गई, पढ़ाते हुए भी अच्छा खासा समय हो गया, 12-13 साल, और इसी पैटर्न पे पढ़ाते रहा हूँ। तो चाह के भी मैं अपनी स्पीड को बहुत कम नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा सामंजस्य आप ही को बनाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नेंस में सामंजस्य बहुत मायने रखता है ना। तभी आप उपलब्ध संसाधनों का, हाँ, मतलब अधिकतम सदुपयोग कर पाएंगे। नियोजन, है ना, आपको नियोजन के क्षेत्र में दक्ष होना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, सिलेबस लाए हैं कि नहीं आप? हाँ, सिलेबस अपने साथ रखिए। और ये भी हो सकता है कि सिलेबस के अंदर कई सारी ऐसी प्रविष्टि होंगी, आपको लगेगा कि सिलेबस के कुल 10 टॉपिक में या 10 डायमेंशन में 8 डायमेंशन खूब अच्छे से समझ में आ गया, 2 डायमेंशन आसानी से समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या दिक्कत है, नहीं आ रहा है तो आप खुदा थोड़ी हैं, इंसान हैं। जो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और वर्क करेंगे उस पर, और पूछेंगे टीचर से। ये तरीके होते हैं सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का, सब्जेक्ट को मास्टर करने का। हाँ, मिस्टर भुलाई कह रहे हैं कि हम सबको भी सिलेबस दे दीजिए। हमने किसी को सिलेबस नहीं दिया है। अगर दिया होता तो आपको भी जरूर मिला होता, क्योंकि हम बेईमान नहीं हैं, सबको देते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था का आविर्भाव हुआ। संप्रभु का मतलब ये है कि ये जो इंटरनेशनल डोमेन है, इसमें जो भी देश शरीक होंगे, जो भी राष्ट्र राज्य शामिल होंगे, कोई अपने को दूसरों से कमतर नहीं आकेगा। अब मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में नेपाल शामिल होता है, भारत शामिल होता है, भूटान भी शामिल होता है। निसंदेह इनमें भारत ताकतवर देश है, लेकिन क्या भारत के लिए कोई बड़ी कुर्सी रखी जाती है, औरों के लिए छोटी? नहीं। ये जो वैश्विक राजनीति है, जब इसमें संप्रभु राष्ट्र राज्य शामिल होते हैं तो सभी सैद्धांतिक तौर पे एक समान माने जाते हैं। नतीजा ये होता है कि विश्व राजनीति के अंदर कोई संतुलित पद सोपान गठित नहीं हो पाता। आप ये नहीं कह सकते कि सिद्धांत में C1 कंट्री सबसे टॉप पे है, उसके नीचे C2 है, उसके नीचे C3 है। ऐसा कोई अरेंजमेंट यहाँ नहीं होता। अगर इस तरह का अरेंजमेंट होता तो ऊपरी सोपान पर बैठा देश अपने से नीचे के सोपान पर बैठे देश को नियंत्रित करता, और नीचे वाला उसका अनुसरण करता। इस तरह से व्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ती। लेकिन विश्व राजनीति में ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए यह माना जाता है कि विश्व राजनीति अपेक्षाकृत अधिक अराजक है, वैश्विक अभिशासन अपेक्षाकृत अधिक जटिल है। लेकिन देश के भीतर ऐसा नहीं होता। राष्ट्र राज्यों के भीतर एक प्रॉपर संरचना होती है ना, एक सुनियोजित पद सोपानिक व्यवस्था होगी। जैसे अगर हम देश के भीतर की बात करें, अब भारत को ही ले लीजिए। भाई, ऊपर कौन सी है? केंद्र सरकार है। गुड। केंद्र सरकार के नीचे राज्य सरकारें, बहुत बढ़िया, राज्य सरकारें। राज्य सरकारों के नीचे बहुत बढ़िया स्थानीय सरकारें, स्थानीय सरकारें। आप बताइए, केंद्र सरकार राज्य सरकार को नियंत्रित करती है कि नहीं? राज्य सरकारें अपनी अपनी स्थानीय सरकारों को नियंत्रित करती है ना। तो इसलिए राष्ट्र राज्य के भीतर अभिशासन के लिहाज से, गवर्नेंस के लिहाज से उतनी अराजकता का माहौल नहीं हो सकता। लेकिन वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ग्लोबल डोमेन में, वैश्विक परिक्षेत्र में यह अराजकता देखी जा सकती है। इसी की बुनियाद पर सवाल बनता है कि वैश्विक अभिशासन राष्ट्रीय अभिशासन की तुलना में अधिक अराजक है। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए को रिस्पॉन्ड करना होता है। जब ये फैसेट समाप्त हो जाएगा तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे ये मैं आपके साथ साझा करूँगा। ठीक है। बट एक क्लू तो आपको मिल गया, एक आइडिया मिल गई। ठीक है। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि भारत में
अभिशासन की शुरुआत कैसे होती है। और याद होगा हमने नंद वंश के शासन से इसको प्रारंभ किया था, और फिर उसके बाद सीधे हम कौटिल्य पर आ गए थे। और हमने देखा कि कौटिल्य के दौर में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के माध्यम से, क्योंकि कौटिल्य की यही सबसे महत्वपूर्ण रचना है, इसको बोला जाता है कौटिल्य का मैग्नम ओपस। किसको? अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र को। तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में राज्य शिल्प की बात करते हैं। राज्य शिल्प, जिसको स्टेट क्राफ्ट कहते हैं, सामान्य भाषा में कह लीजिए देश का शासन प्रशासन। और जब ये शासन प्रशासन की बात करते हैं तो इनके दो महत्वपूर्ण तत्व हम यहाँ से एडॉप्ट करते हैं। वो है नैतिक शासन की अवधारणा, नैतिक शासन की अवधारणा तथा हाँ, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कौटिल्य कैसे समझाते हैं, किस सिद्धांत के माध्यम से? बहुत बढ़िया, योगक्षेम के माध्यम से। अच्छा, योगक्षेम में आप बताएंगे योग का क्या मतलब है? मतलब राज्य शासन के जिन उद्देश्यों को भी प्राप्त नहीं कर पाया है उसे प्राप्त करेगा। और क्षेम का मतलब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भी कोई है जो कल की क्लास नहीं किया था, आज उसकी पहली क्लास है? हाँ, तो आपसे मेरा निवेदन है कि जब इस क्लास को करके जाइएगा, कल तो संडे है, छुट्टी रहेगी, तो छुट्टी के समय का इस्तेमाल करिएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में पिछली क्लास कर लीजिएगा। आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिल जाती है ना? हाँ, तो वहाँ कर लीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी सही रिस्पॉन्स आ रहा है कि हाँ, योग का क्या मतलब है, क्षेम का क्या मतलब है। ठीक है। तो हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था रही है, आप कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही नैतिक शासन तथा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल देती रही है। लेकिन यह जो व्यवस्था थी तब तहस नहस हो जाती है जब हमारे यहाँ ब्रिटिश औपनिवेशिक हुकूमत स्थापित होती। ब्रिटिश औपनिवेशिक हुकूमत मतलब तहस नहस तो मध्यकालीन इतिहास से ही हो जाती है, लेकिन चूंकि हमें इतिहास तो पढ़ना नहीं है। अब राजनीति में इतिहास का हवाला क्यों दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ कि राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सब सामाजिक विज्ञान है। और सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए जितने अनुशासन होते हैं, जितने डिसिप्लिन्स होते हैं, वो सब अंतर विषयक दृष्टिकोण के आधार पर संचालित होते हैं। हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट पे किसी न किसी रूप में निर्भर होता है। जरा सोचिए, आज़ादी के दौरान जब हमारे स्वाधीनता सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ लोहा ले रहे थे, तो उस दौरान के लोग यही कहेंगे ना, यही भारत की राजनीतिक स्थिति है। यानी उस समय वो राजनीति चल रही थी, वही राजनीति आज के दौर में क्या बन गई? इतिहास। आज जिसे आप इतिहास कहते हैं वो बेसिकली प्राचीन राजनीति हुआ करती थी। तो इस तरह से राजनीति और इतिहास का अंतर संबंध है। तो अगर राजनीति से संबंधित किसी मुद्दे को आप पढ़ें और इतिहास का हवाला दें, तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि क्लास विषयांतर का शिकार हो गई, यानी टॉपिक से डेविएट हो गई। ऐसा नहीं है ना? आपकी अच्छी समझ विकसित हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ से तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का आविर्भाव होता है। फिर जैसे ही हम आधुनिक दौर में प्रवेश करते हैं, आधुनिक युग में, तो ये तो मानेंगे ना कि लगभग 18वीं सदी से हमारे यहाँ ब्रिटिश औपनिवेशिक हुकूमत स्थापित हो गई थी। अरे भाई, बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। उसके बाद तो ये मान लिया गया ना कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनैतिक सत्ता स्थापित कर ली। तो 1764 बोले तो 18वीं सदी का उत्तरार्ध। ठीक है। तो यहाँ से आपको अंग्रेजी हुकूमत दिखने लगेगी।
अंग्रेजी हुकूमत। अब ये जो अंग्रेजी हुकूमत थी, ये किस व्यवस्था के दायरे में संचालित हो रही थी? औपनिवेशिक व्यवस्था। औपनिवेशिक व्यवस्था। कोड वर्क को फॉलो करते चलिएगा। औपनिवेशिक व्यवस्था। अब औपनिवेशिक व्यवस्था में क्या होता है? मान लीजिए दो देश है, C1 और C2। C1 ने C2 पर नियंत्रण किया। कैसा नियंत्रण? आर्थिक नियंत्रण, राजनैतिक नियंत्रण, सांस्कृतिक नियंत्रण, हर तरह का नियंत्रण। ठीक। और इस नियंत्रण स्थापन के दौर में C1 ने C2 के संसाधनों का दोहन शुरू कर दिया, है ना। और इस तरह से C1 शोषक की भूमिका में आ जाएगा और C2 शोषित की। आमतौर पे इस प्रक्रिया की शुरुआत आर्थिक आधिपत्य से हुआ करती थी। अंग्रेज हमारे यहाँ सबसे पहले किस रूप में आए? व्यापारी के रूप में। और धीरे धीरे हमारे राजनैतिक हुक्मरान बन बैठे ना। ठीक है। तभी आज के दौर में आप सुनते हैं कि कोई विकसित देश किसी कमजोर देश की अर्थव्यवस्था को निर्देशित करने लगे तो हम इसे क्या बोलने लगते हैं? नव उपनिवेशवाद। हालांकि वर्तमान विश्व में उपनिवेशवाद जैसी कोई संकल्पना एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन पुराने उपनिवेशवादी दिनों को याद करते हुए हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं कि ये तो लग रहा है कि न्यू कॉलोनियलिज्म है, नव उपनिवेशवाद है। ठीक है। अब देखिए, शोषक मतलब C1 C2 पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं का सहारा लेगा उसे कहेंगे औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया। आमतौर पे जो उपनिवेशक होते थे, है ना, और जो उपनिवेश होते थे, उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में अंतर हुआ करता था। और इन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में अंतर को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए कि हम पूरी दुनिया को सामाजिक समूहों में बांटना चाहें। सामाजिक समूहों में बांटना चाहें तो कुल 3 समूहों में बांट सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? 3 समूहों में। एक, कृषि समाज। दूसरा, औद्योगिक समाज। और तीसरा, उन्नत औद्योगिक समाज। उन्नत औद्योगिक समाज। कृषि समाज का मतलब उन देशों से है जहां अर्थव्यवस्था का प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट हो। प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। जाहिर सी बात है, यहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होगी। कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां, पशुपालन वगैरह। ठीक है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था होगी विशुद्ध रूप से भरणीय अर्थव्यवस्था होगी। भरणीय मतलब लोग इतना ही आर्थिक उपार्जन करेंगे जिससे भरण पोषण हो सके, बस जीवन चल सके। समझ रहे मेरी बात? जीवन चल सके। यहाँ पर औद्योगिकरण की डिग्री शून्य होती है। समझ रहे मेरी बात? औद्योगिकरण होता ही नहीं। ये कृषि समाज है। ठीक है। दूसरा, औद्योगिक समाज। ये जो औद्योगिक समाज है, नाम पे मत जाइएगा, यहाँ बहुत औद्योगिकरण नहीं हुआ रहता।
यहाँ भी कृषि ही डोमिनेंट होती है ना। यहाँ पर कृषि तथा संबंधित गतिविधियों का ही वर्चस्व होता है। हालांकि औद्योगिकरण भी प्रारंभ हो चुका होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब यहाँ औद्योगिकरण शून्य नहीं होता। औद्योगिकरण, हाँ, शैशवावस्था में, शैशवावस्था समझ रहे हैं? हाँ, शिशु, बिल्कुल नादान स्थिति में, प्री मैच्योर फेज में उद्योग होंगे, लेकिन दुनिया के समृद्ध उद्योगों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ औद्योगिकरण प्रारंभ हो चुका होता है, किंतु वह अपनी शैशवा अवस्था में होता है। वहीं जब हम उन्नत औद्योगिक समाजों की बात करते हैं, तो उन्नत औद्योगिक समाज, यहाँ औद्योगिकरण समझ लीजिए अपने टॉप पे होता है। औद्योगिकरण अपने चरम पे होता है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ कृषि भी उद्योग की हैसियत रखती है। यानी अगर जिन देशों में औद्योगिकरण अपने पीक पे पहुंच चुका हो, वहाँ किसान का भी स्टेटस उद्योगपति जैसा होता है। क्योंकि तब वो खेती किसानी कराएगा 4 कट्ठे में नहीं, 400 एकड़ में, 200 हेक्टेयर में। समझ रहे हैं मेरी बात? और उसके फॉर्म पे हेलीपैड वगैरह सब बना होगा। यानी जब अपने फॉर्म का मुआयना करने आएगा, तो समझ लीजिए कि हवाई मार्ग से आएगा, है ना। कृषि समाज में तीसरा तीसरा लिखा हूं, यहाँ औद्योगिकरण की डिग्री शून्य होती है। जया, औद्योगिकरण की डिग्री शून्य होती है, मतलब यहाँ उद्योग वगैरह दिखेंगे ही नहीं, है ना। और उन्नत औद्योगिक समाज में कृषि को भी उद्योग का दर्जा हासिल होता है। कृषि को भी उद्योग का दर्जा प्राप्त होता है। आप कह सकते हैं कि ये देश आर्थिक रूप से बेहद संपन्न होते हैं। आर्थिक रूप से ये बेहद संपन्न होंगे। यहाँ किसान अपने खेतों में टमाटर की खेती इसलिए नहीं कराएगा कि मंडी मंडी टमाटर भेजना है और लोग इसे सब्जी के लिए खरीदेंगे, खाने के जायके में इसका प्रयोग करेंगे। नहीं, वहाँ टमाटर की खेती होगी केचप बनाने के लिए। समझ रहे मेरी बात? जो लंबे समय तक टमाटर का उत्पाद टिकता रहेगा। तभी मैंने कहा कि यहाँ कृषि भी उद्योग की हैसियत हासिल कर लेती। अब जाहिर सी बात है, जो उन्नत औद्योगिक समाज है, औद्योगिकरण पीक पे है, यानी यहाँ अधिशेष उत्पादन होगा, सरप्लस प्रोडक्शन होगा। और जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा, सरप्लस प्रोडक्शन, तो उस उत्पादन को, उस अधिशेष उत्पाद को कहीं ना कहीं खपत करना पड़ेगा ना, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए घरेलू ज़रूरतें कितनी होगी, देश के भीतर लोगों को जो ज़रूरतें होगी शुरुआती दौर में वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद ये क्या करेंगे, बाजार ढूंढेंगे जहां हम बेच सके। प्लस औद्योगिकरण के पीक पर पहुंचने के लिए इन्होंने अपने आर्थिक संसाधनों का जमकर दोहन कर लिया है, कच्चे माल का। तो इन्हें कच्चे माल की भी तलाश करनी है, यानी कच्चे माल की तलाश और बाजार की तलाश। इसी सिलसिले में ये अपनी मान से निकलते हैं और फिर किसे शिकार बनाते हैं, उन देशों को जिनकी पहचान या तो कृषि समाज की है या फिर औद्योगिक समाज।
समझ रहे हैं मेरी बात? ध्यान रखिएगा, ये जो कृषि समाज और औद्योगिक समाज है, इन दोनों को कंबाइनली विकासशील देश कहा जाता है। विकासशील देश, डेवलपिंग स्टेट, समझ रहे हैं मेरी बात? और उन्नत औद्योगिक समाज को क्या बोला जाता है? विकसित देश। पश्चिम के देशों में यह लक्षण पाया जाता रहा है। और ये जो देश हैं, ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? एशिया और अफ्रीका में। वेरी नाइस, एशिया और अफ्रीका में। अब बताइए, ये सारे देश इन्हीं देशों की तरफ रुख करेंगे, धीरे धीरे इन पर आर्थिक कब्जा करेंगे, फिर इन पर राजनैतिक वर्चस्व भी करेंगे, और इस तरह से उपनिवेशवाद की परंपरा शुरू हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात? अब जब उपनिवेशवाद की परंपरा शुरू हुई थी, एक बात तो समझ गए कि जो उपनिवेशक होगा वो कौन होगा? उन्नत समाज से होगा, है ना? उन्नत समाज। और ये जो होंगे, ये कैसे समाज से होंगे? या तो कृषि समाज या फिर औद्योगिक समाज। बहुत बढ़िया, औद्योगिक समाज। अब जरा सोचिए, क्यों ये शोषक हो गए? क्योंकि इन्हें कृषि व औद्योगिक समाज में जो कच्चे माल पाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर उनका दोहन ही नहीं हो पाया था, उस कच्चे माल को लूटना है। प्लस यहाँ के नागरिकों के हितों का इन्हें कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि ये थे बाहरी थे, तो कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं था। जबकि इनके यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था हुआ करती थी, वह राजनीतिक व्यवस्था अपने लोगों के हितों व अधिकारों को वरीयता दे रही थी। जैसे इन देशों में कैसी राजनीतिक व्यवस्था हुआ करती थी? उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था। अब उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जो कुछ आवश्यक मानवीय मूल्यों का अनुसरण करती है। जैसे उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको विधि के शासन की संकल्पना दिखेगी। विधि का शासन समझ रहे हैं? क्या होता है विधि का शासन? कानून का शासन। कानून के शासन को कैसे समझाएंगे? संविधान का शासन। कोई बात नहीं, हाँ आप समझ रहे हैं। हाँ, एक बच्चे का कमेंट है कि कॉपी में लग रहा है बुलेट ट्रेन चल रही है। हाँ जी, आपको यही ब्रेन मैप डेवलप करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, कम से कम आप तो इस ब्रेन मैप को समझ जाएंगे, और समाज कल्याण का काम आईएएस बनने के बाद कर लीजिएगा। अपना नोट्स क्यों बांटना किसी को? ठीक है। विधि का शासन मतलब होता है, देखो ये जो संकल्पना है, ये एवी डाइसी ने प्रतिपादित किया था। एवी डाइसी ब्रिटेन का एक कानूनविद था, विधि विशेषज्ञ था। एवी डाइसी तीन संकल्पनाओं के आधार पर विधि के शासन को समझाता है। पहली संकल्पना क्या है? पहली संकल्पना कहती है कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक अथवा भौतिक रूप से तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसके खिलाफ गुनाह प्रमाणित न हो। और गुनाह कहाँ प्रमाणित होना चाहिए? कानून की सामान्य अदालतों में। कैसे? सामान्य अदालती प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, चाहे टपरी या नली गली में, हाँ, गुनाह को प्रमाणित नहीं किया जाना चाहिए, है ना? अब जैसे मान लीजिए मीडिया ने आरोप लगाया कि इन्होंने एजिटेशन करते समय, विरोध प्रदर्शन करते समय पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया। मान लीजिए मीडिया में ये छाप दिया गया कि अमुक व्यक्ति एक्स वाई जेड सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखने के क्रम में सरकारी बस को आग के हवाले कर दिया। तब तक सरकार का फरमान आया
इनके घर को बुलडोज कर दो। अब ये तो खबर मीडिया में आई, प्रमाणित किसने किया? क्या कानून की सामान्य अदालतों के अंदर सामान्य अदालती प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इसे प्रमाणित किया गया? तो अगर नहीं किया गया तो ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ की खिलाफत है। इसको कहते हैं रूल बाय लॉ, विधि द्वारा शासन। विधि द्वारा शासन शासक अपने हित में करता है, और विधि का शासन यहाँ सरकार जनता के हित में शासन करती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आधुनिक लोकतंत्र की बुनियाद ही बनती है विधि के शासन से। विधि का शासन न हो तो नागरिक अधिकारों की रक्षा लगभग नामुमकिन हो जाएगी, और ऐसा लोकतंत्र किसी काम का नहीं जहां नागरिक अधिकार सुरक्षित न हो। विधि के शासन की दूसरी संकल्पना कहती है कि कानून के नज़र में सभी एक समान होंगे, कोई कानून से बड़ा नहीं होगा। कानून सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, चाहे आप देसी रियासतों के प्रतिनिधि रहे हों, चाहे आप सड़कपति रहे हों, चाहे आप अरबपति हो, या कानून की नज़र में सभी एक समान, कोई कानून से बड़ा नहीं। कानून सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करेगा। और एक और सिद्धांत है, ये भी डाइसी इंग्लैंड का था, और इंग्लैंड में अलिखित संविधान है। जहाँ अलिखित संविधान होता है वहाँ साधारण विधि और संवैधानिक विधि में कोई अंतर नहीं होता। तो उसने ये कह दिया था कि संविधान देश की साधारण विधियों का प्रतिफल होता है, यानी साधारण विधियों से बनता है। भारत के संविधान में भी विधि के शासन की संकल्पना है, लेकिन इसका जो तीसरा सिद्धांत है इसको हमने बदलाव के साथ अपनाया है। बदलाव क्या है? हमने कहा कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। साधारण विधियां संवैधानिक विधि का अनुसरण करती हैं, और इसकी वानगी आपको प्राप्त होगी जब भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 13 का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 13 में अनुच्छेद 13 परंतुक 1 और 13 परंतुक 2 वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी, चाहे पूर्व संवैधानिक विधि हो या उत्तर संवैधानिक विधि, अगर किसी भी मौलिक अधिकार से असंगत पाई गई तो उस विधि को उस सीमा तक निरस्त कर दिया जाएगा जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकार से असंगत है। समझ रहे हैं मेरी बात? और मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का प्रतिनिधि है। अगर मैं कहूं कि अनुच्छेद 17 भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है, तो दूसरे रूप में मैं ये भी कह सकता हूं कि भारतीय संविधान भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन की वकालत करता है। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? संविधान का मतलब क्या है? संविधान के प्रावधान ही तो है। हाँ, तो इन देशों में सोचिए विधि के शासन की संकल्पना व्याप्त हुआ करती थी उन दिनों भी, रूल ऑफ लॉ। जाहिर सी बात है अपने नागरिकों पे वहां की सरकारें, जैसे इंग्लैंड की सरकार जब अपने नागरिकों पे शासन करती थी तो बताइए नागरिक अधिकारों का ध्यान रखती थी कि नहीं? नागरिक हितों को पूरा करने की कोशिश करती थी कि नहीं वहां की शासन व्यवस्था? लेकिन वही लोग जब हमारे यहाँ शासन करते थे तो हमारे अधिकारों की कोई चिंता नहीं, उन्हें हमारे संसाधनों को केवल लूटना खसोटना था। उपनिवेशवाद के अंदर यही होता है। तो हुआ, इसमें गलत क्या था? तभी तो इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद के तहत एक देश उपनिवेशक की भूमिका में होता है, दूसरा देश उपनिवेश। जो उपनिवेश होगा वो शोषण के लिए अभिशप्त होगा, उसका शोषण होगा ही होगा, क्योंकि यही उसकी राजनीतिक हैसियत है। अब सवाल ये उठता है कि उपनिवेश के लोगों में, या कोई देश अगर उपनिवेश है तो उसे हम किन विशेषताओं से समझेंगे? जो भी उपनिवेश होगा, समझ लीजिए उस देश की जनता अपने बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकेगी, यानी देश गुलाम होगा। देश गुलाम होगा, देश पराधीन होगा, और साथ ही साथ देश का संवैधानिक मुखिया कोई विदेशी होगा। विदेशी कौन? उपनिवेशक देश का जो संवैधानिक प्रमुख होगा वही उपनिवेश का संवैधानिक मुखिया होगा। तो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारत जिस राजनीतिक अवस्था से गुजरा उस राजनीतिक अवस्था का नाम क्या था? उपनिवेश। उपनिवेश। अब जाहिर सी बात है, एक तरफ हमारे संसाधनों का दोहन हो रहा था, दूसरी तरफ हमारे मानव संसाधन की किसी को कोई चिंता ही नहीं थी। यानी जो नागरिक समाज की संस्थाएं थी, नागरिक समाज की संस्थाएं
नागरिक समाज की संस्थाओं का मतलब होता है प्रेस, है ना, मीडिया इत्यादि ये सब। इन पर नकेल कसी जा रही थी। लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। लोग अपने हितों को प्रकट करने के लिए सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। विरोध कुचल दिया जाता था। किसी भी नागरिक समाज को लंबे समय तक नागरिक अधिकारों से आप वंचित रखेंगे तो वह नागरिक समाज पिछड़ जाएगा, पिछड़ जाएगा। यही हुआ हमारे साथ पूरे उपनिवेशवाद के दौर में। इन्होंने क्या किया, शोषकों ने हमारे यहाँ भी वैसी ही राजनीतिक संस्थाओं का सृजन किया जो इनके मातृ देश में हुआ करती थी, इंग्लैंड में। संसद, न्यायपालिका, प्रशासनिक तंत्र, सैन्य तंत्र, पुलिसिया तंत्र, आसूचना तंत्र, इंटेलिजेंस सिस्टम, वो सब डेवलप किया उसी पैटर्न पे जो इनके मैटरनल स्टेट यानी इंग्लैंड में हुआ करती थी। तो राजनीतिक व्यवस्था तो हमें वही देखने को मिल रही है। प्लस उस राजनीतिक व्यवस्था के आदर्शों के बारे में हम भारतीय समाज रूबरू हो चुके थे कि हमें मालूम था कि उदार लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती है। उदार लोकतंत्र सभी को एक समान मानता है, समतामूलक समाज के सृजन का आधार बनता है। हम भी चाहते थे कि हमारे यहाँ समतामूलक समाज का गठन हो। हम भी चाहते थे हमारे यहाँ सभी को तमाम तरह के नागरिक अधिकार मिले। हम भी चाहते थे कि हमारे यहाँ स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका हो। हम भी चाहते थे कि हमारे यहाँ तटस्थ नौकरशाही हो। ये सारी व्यवस्थाएं इंग्लैंड में थी, यानी अंग्रेजों के मातृ देश में थी। और ये सारे जो मूल्य थे, इन मूल्यों का जनता के बीच संचालन जिस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किया जा रहा था, उस राजनीतिक व्यवस्था का तंत्र तो हमारे यहाँ भी स्थापित हो गया था। बस डिफरेंट ये था कि राज्य व राज्य की संस्थाएं हमारे यहाँ उस तर्ज पे काम नहीं कर रही थी जनता के लिए, जिस तर्ज पे ऐसी ही राज्य व राज्य की संस्थाएं अंग्रेजों के लिए काम कर रही थी। यही हमारे लिए दुर्भाग्य की बात थी। हमने इसका विरोध करना शुरू किया और धीरे धीरे हम हर वो संभव प्रयास करने लगे जिससे ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति पाई जा सके। इसी क्रम में हमने स्वाधीनता संग्राम छेड़ा और स्वाधीनता संग्राम के सौजन्य से हमने उपनिवेशवाद से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। उपनिवेशवाद से मुक्त होने की प्रक्रिया को वी-औपनिवेशीकरण कहते हैं, डीकोलोनाइजेशन। जब डीकोलोनाइजेशन के बाद यानी वी-औपनिवेशीकरण के बाद वी-औपनिवेशीकरण के परिणाम स्वरूप हमने क्या किया, नव स्वतंत्र नव स्वतंत्र अस्तित्व धारण किया। नव स्वतंत्र अस्तित्व धारण किया। अब जरा सोचिए, हिंदुस्तान जब न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में एग्जिस्टेंस पाएगा, नव स्वाधीन राष्ट्र के नव स्वाधीन राष्ट्र के रूप में जब अपनी जगह बनाएगा, तो इसके साथ आप क्या पाएंगे? यही पाएंगे ना कि भाई इस देश में राज्य की संस्थाएं विकसित हो चुकी हैं। राज्य की संस्थाएं विकसित हो चुकी, यानी राज्य विकसित हो चुका है। राज्य मतलब विधायी तंत्र, कार्यकारी तंत्र, न्यायिक तंत्र, प्रशासनिक तंत्र, ये डेवलप किया जा चुका था अंग्रेजों के द्वारा ही। हालांकि वो हमारे लाभ के लिए डेवलप नहीं किए थे, वो अपने लाभ के लिए डेवलप किए थे। उन्होंने रेलवे का विकास किया हमारे लाभ के लिए कि अपने लाभ के लिए? अपने लाभ के लिए, ताकि देश के कोने कोने से संसाधनों को इकट्ठा किया जाए और उसे बंदरगाह तक पहुंचाकर ब्रिटेन में भेज दिया जाए। इस मकसद से उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन उसी के माध्यम से भारतीय आपस में लामबंद हो गए और फिर इनके अंदर सांस्कृतिक एकता की अनुभूति हुई और एक राष्ट्र के रूप में संगठित हुए। और जब राष्ट्र के रूप में संगठित हुए तो जाहिर सी बात है इन सब का एक ही साझा उद्देश्य बना, अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति। ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति इनका उद्देश्य बन गया।
है। मतलब बाजी उल्टी पड़ गई अंग्रेजों की, लेकिन करें तो क्या करें। अब भारत जब आज़ाद हुआ तो पहली विशेषता देखी गई कि भारत में स्टेट इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, ये डेवलप थे। यहाँ पर हमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात, काम करने की आवश्यकता कहाँ थी? मानव संसाधन पर। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। हमारा ह्यूमन रिसोर्स परिष्कृत नहीं था। क्यों परिष्कृत नहीं था? बड़े स्तर पे अशिक्षा थी, बेरोजगारी थी, भुखमरी थी, ये तमाम तरह की समस्याएं थी, है ना। अब जरा सोचिए, जब हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार, तो उसकी क्या पहल होगी? राज्य की संस्थाओं को विकसित करना उसकी प्राथमिकता होगी कि मानव संसाधन का विकास करना? मानव संसाधन का। अब देखिए, राज्य की संस्थाएं किस तर्ज पे विकसित की गई है? उदार लोकतंत्र के तर्ज पे। उदार लोकतंत्र जो अंग्रेजों के यहाँ पाया जाता है। तो भाई, ये जो संस्थाएं हैं, ये उदार लोकतंत्र की तर्ज पे स्थापित की गई हैं। उदार लोकतंत्र के तर्ज पे स्थापित है, लेकिन मानव संसाधन अविकसित है। अविकसित है, अंडर डेवलप्ड है। अब जरा सोचिए, मुख्य तौर पे उदार लोकतांत्रिक संस्थाएं उन देशों में लोकप्रिय रही जहां मानव संसाधन भी विकसित है। कहने का मतलब कि जो राजनीतिक प्रणाली इंग्लैंड में थी, वही राजनीतिक प्रणाली थोड़े मोड़े बदलाव के साथ हमने अपने यहाँ भी अपना लिया। लेकिन इंग्लैंड के लोग जिस स्तर पे विकसित थे, क्या उस स्तर पे हमारे लोग विकसित थे? तो इस तरह से भारत को एक बहुत बड़े अंतर विरोध का सामना करना पड़ा। अंतर विरोध का सामना मतलब विकसित राज्य तथा अल्प विकसित नागरिक समाज। विकसित राज्य तथा अल्प विकसित नागरिक समाज। विकसित राज्य तथा अल्प विकसित नागरिक समाज। पश्चिमी पश्चिमी देशों में जो उपनिवेशक हुआ करते थे, उनके यहाँ क्या समीकरण था? विकसित राज्य तथा विकसित नागरिक समाज। शोषकों के यहाँ क्या था? विकसित राज्य तथा विकसित नागरिक समाज। अब आप ही बताइए, प्रशासन या शासन कहाँ अधिक जटिल हो जाएगा? भारत जैसे देशों में, है ना, क्योंकि शासन की इकाइयां तो विकसित है, लेकिन वो इकाइयां जिसके लिए काम करने वाली हैं, वे विकसित नहीं है। अगर मान लीजिए, जनता के अंदर, आम जनता के अंदर अगर प्रौढ़ राजनैतिक संस्कृति नहीं आई, सक्रिय राजनैतिक संस्कृति नहीं है, तो जनता शासन प्रणाली के पास कोई इनपुट ही नहीं भेजेगी। आप ही देखेंगे, आप गांव वगैरह में घूमिए, गांव वगैरह में घूमेंगे, कई लोगों को देखेंगे खेती किसानी करते हुए। उनसे पूछेंगे कि दादा बताओ, क्या लग रहा है, अगली बार मोदी जी जाएंगे कि रहेंगे? दादा क्या बोलेंगे? अरे हमें इसे कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारा काम करने दो। ये बोलेंगे। उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो ना तो राजनीतिक व्यवस्था में कोई इनपुट इंट्रोड्यूस करते हैं, और ना ही राजनीतिक व्यवस्था से किसी आउटपुट की उम्मीद करते हैं। कुछ नहीं। ऐसे लोग मिलेंगे आपको। यानी यहां आगत और निर्गत में कोई संतुलन नहीं दिखेगा। अब जरा सोचिए, इस तरह के देशों में आपको नहीं लगता कि शासन संचालन अपेक्षाकृत जटिल हो जाएगा? जटिल हो जाएगा। यहाँ क्या है कि हमने आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था तो अपना ली, लेकिन समाज आधुनिक नहीं हो पाया।
हम नारे लगाएंगे कि लैंगिक न्याय स्थापित करना है। सोशल मीडिया पे डीपी लगाएंगे, मेरी बेटी मेरा अभिमान। और जब बेटे और बेटी दोनों की बात आएगी तो वहाँ कई मामलों में हम विभेद मूलक रवैया अपनाने लगते हैं। बेटा ने कहा कि मुझे बाहर जाकर पढ़ाई करनी है। पूछा आपने, अकेले जा रहे हो या कोई और? उसने कहा और भी मेरे दोस्त हैं। पेरेंट्स को कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन जब बिटिया ने कही मुझे भी बाहर पढ़ाई करनी है, तो तमाम तरह के इन्वेस्टिगेशन होंगे, कौन साथ जा रहा है, सुरक्षा की चिंता, मतलब अच्छे भाव से ही। लेकिन ये दर्शा देता है ना कि समाज अभी भी कितना पूर्वाग्रहग्रस्त है। समझ रहे मेरी बात? लैंगिक रूप से कितना प्रिजुडिस्ड है, बायस्ड है, ये आपको साफ साफ दिख जाएगा। वही व्यक्ति जो डीपी लगा रहा है मेरी बेटी मेरा अभिमान, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक अंदेशा रहता है कि भाई बेटे बेटियों की तुलना में, हाँ, अपना ख्याल अच्छे से कर पाएंगे। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि बेटे और बेटी दोनों एक समान है। यानी अभी भी पुरानी ख्यालात है। इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी। कहते हैं ना कि हम भारतीय नैतिक रूप से दोहरे चरित्र वाले होते हैं। नैतिक रूप से दोहरे चरित्र। बेटा ने अपनी मर्जी से शादी विवाह कर लिया, खेल लेंगे। बेटी ने अगर कर लिया तो सामाजिक सम्मान का मुद्दा बन जाएगा। ये क्या शो करता है? हिपोक्रेसी। इसी को कहते हैं नैतिक रूप से दोहरा चरित्र। ये हिपोक्रेसी कहीं और से नहीं आया है। देख रहे हैं, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था कहती है कि लैंगिक रूप से सभी एक समान है। हम इसे मान भी लिए, पढ़ भी लिए, लेकिन व्यवहार में हम इसे उतार नहीं पाते, क्योंकि हमारी सोच कई सारी परंपरागत संकीर्णताओं से ग्रस्त रहती है। हम कितने भी प्रोग्रेसिव हो जाएं, दिमाग से जातिवाद का कूड़ा निकलेगा नहीं, धर्मवाद का कूड़ा नहीं निकलेगा। कई मामलों में तो बहुत पढ़ लिख जाने के बाद और अधिक भर जाता है ये। अब सोचिए, ये है भारतीय समाज। ध्यान रहे, हम अपने को दोषी नहीं मानेंगे, ये अंग्रेजों का दोष है। हालांकि पहले से भी हम ऐसे थे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा होता तो हमें सुधार देता। कुछ मामलों में सुधारा भी, जैसे सती प्रथा वगैरह को खत्म कर ही दिया ना। ये सब भी खत्म कर देना था, लेकिन वो चाह रहे थे कि भारतीयों को आपस में बांट कर रखे, ताकि हमारे खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, ये मजबूती से लामबंद होकर कोई बड़ा आंदोलन न खड़ा कर सके। ये चाहते थे, फूट डालो शासन करो। एनीवे, अब जरा सोचिए, विकसित राज्य और अल्प विकसित नागरिक समाज, इसी समीकरण पर स्वतंत्र भारत की नींव रखी जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? इसी समीकरण पर स्वतंत्र भारत की नींव रखी जाती है। और पंडित जी के नेतृत्व में देश की पहली सरकार बनती है, जिसे नाम दिया गया अंतरिम सरकार। यानी ये सरकार जनता ने नहीं चुना था, ये सरकार संविधान सभा के भीतर से ही बनी थी। और उस समय हमारी संविधान सभा भारतीय राजनीति का भाग्य निर्धारण करने के लिए अपना कार्य कर रही थी, क्योंकि संविधान सभा को ही भारत के संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा गया था। समझ रहे हैं मेरी बात? और जब संविधान सभा संविधान निर्माण का दायित्व संभालेगी, तो उसकी कोशिश होगी ना, इस संवैधानिक योजना के तत्वाधान में इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था का सृजन किया जाए, इस तरह की शासन प्रणाली की नींव रखी जाए, ये तमाम चीजें। तो भारत की जो संविधान सभा है, या कह सकते हैं संविधान सभा ने संविधान बनाया, तो संविधान ही ले लीजिए। भारत का संविधान क्या पेशकश पेशकश कर रहा था? ये कह रहा था कि भारत में संसदीय शासन होगा। कैसा शासन होगा? संसदीय शासन होगा। भारत में शासन का स्वरूप, शासन की दिशा विकेंद्रीकरण पर आधारित होगी। लेकिन यह विकेंद्रीकरण सार्वभौमिक विकेंद्रीकरण नहीं होगा। विकेंद्रीकरण के साथ साथ केंद्रीयकरण को भी पर्याप्त स्थान दिया जाएगा। तो संसदीय शासन प्लस विशिष्ट कोटि की संघात्मकता, विशिष्ट प्रकार की संघात्मकता,
तथा उदार लोकतांत्रिक मूल्यों की बुनियाद पर लोक आकांक्षाओं की अभिपूर्ति का प्रयत्न। समझ रहे हैं मेरी बात? भारत एक ऐसा देश जहाँ राज्य की संस्थाएं विकसित है, नागरिक समाज अल्प विकसित है। ये बातें संविधान सभा की जेहन में थी, संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क में थी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माता आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के मद्देनजर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने जा रहे थे, विशिष्ट प्रकार की संघात्मकता को अपनाने जा रहे थे। उदार लोकतांत्रिक मूल्यों की बुनियाद पर भारतवासियों की चाहतों को, आकांक्षाओं को, हितों को पूरा किया जा सके, ऐसी पेशकश कर रहे थे। यहाँ पर आपको अभी 3 टर्मिनोलॉजी समझनी है। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है, विशिष्ट प्रकार की संघात्मकता जो भारत में पाई जाती है, इसके क्या अभिप्राय हैं, प्लस उदार लोकतांत्रिक मूल्य, जो कि मैं चर्चा कर चुका हूं, फिर भी एक बार डिस्कस करूंगा। उदार लोकतांत्रिक मूल्य क्या हैं और साथ में इन मूल्यों की बुनियाद पर कौन कौन सी लोक आकांक्षाओं की अभिपूर्ति होगी। ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे आपस में वार्तालाप में व्यस्त हैं। और ये कहेंगे शासन की क्लास में मजा नहीं आया, उतना समझ में नहीं आया जितना समझ में आना चाहिए था, है ना? अरे भाई थोड़ी देर पढ़ लो मन लगा के, क्योंकि परीक्षा आप ही को देनी है ना? और देखो, डेमोक्रेसी में मेरा ऐसा मानना है कि जो डिसेंट है, असहमति, इसे सबसे अधिक वरीयता दी जानी चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी के सार तत्व हर जगह एक ही भाव से इस्तेमाल हो। नहीं, पूरी जिंदगी असहमत ही रह जाएंगे। हर बार एग्जाम देंगे, भाग के 3 पात, क्या बोलेंगे फिर लास्ट में? और यूपीएससी हिंदी मीडियम के प्रति पूर्वाग्रहग्रस्त है। कोई पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं है। सिलेबस पे ठीक से काम करके तो देखिए, काहे का पूर्वाग्रहग्रस्त? फर्जी की बात है। ये पूर्वाग्रहग्रस्त बोल के हम और आप अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास करते हैं। क्यों पूर्वाग्रहग्रस्त होगी भाई? हिंदुस्तान में बताइए कितनी आबादी है? हाँ, अघोषित रूप से 150 करोड़ से भी ऊपर होगी। और आपको मालूम है, इस 150 करोड़ की आबादी में आपको जान के ताजुब होगा, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे 15 लाख लोग भी नहीं होंगे जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी हो। और ध्यान रखिएगा, भाषा धर्म से भी संवेदनशील मुद्दा होता है। अगर ये नहीं होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन नहीं हुआ होता। समझ रहे मेरी बात? हिंदी हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों की आवाज़ है। सवाल ही नहीं उठता कि इस आवाज़ के साथ कोई धोखाधड़ी कर दे। बेकार की बातें हैं, ये सब मीडिया में फैलाए गए दुष्प्रचार हैं। दुष्प्रचार से बचें और अपने काम पे फोकस करें, यथार्थवादी बनकर। यथार्थवादी मतलब अवसरवादी। दूसरे का काम बने या बिगड़े, भाड़ में जाए, वो अपना जाने, हम अपना करेंगे। हाँ, तो थोड़ा सा ये दृष्टिकोण लाइए। आरती कह रही है, सर से कहो भाई हम लोगों की भी सुने, केवल ऑफलाइन वालों की सुन रहे हैं। नहीं नहीं, हम आपकी भी सुन रहे हैं। दिक्कत ये है कि आप सुना नहीं सकते। आप लिख कर केवल मैसेज दिखा सकते हैं, तो इसी को हम मान लेते हैं कि आपने सुना लिया, हमने सुन लिया। हाँ, एक स्टूडेंट का कहना है जैसे कि उर्दू,
भाई हिंदी और उर्दू, मेरा मानना है कि ये दोनों अलग है ही नहीं। समझ लीजिए कि हिंदी को सजी सवरी दुल्हन बनाने के लिए उर्दू नितांत आवश्यक है। उर्दू के अभाव में हिंदी अपनी खूबसूरती को प्राप्त नहीं कर सकती। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर हिंदी को समृद्ध बनाना है, बेहतरीन बनाना है, तो इसे उर्दू की चाशनी में डुबा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कुछ लोग मेरी तरह हाथ हिलाते हुए क्यों क्लास में आ जाते हैं बिना कॉपी कलम के? हाँ? ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है। कोशिश करिए साथ में कॉपी कलम लेकर आइए और पढ़ने के उद्देश्य से आइए, है ना, परीक्षण के उद्देश्य से नहीं। ये एक बड़ी बीमारी होती है। चलो देखते हैं, मजा आया तो कंटिन्यू करेंगे। अरे क्या मजा आया, थिएटर है ये, मजा लेने आए हैं? यहाँ कोई मजा नहीं आएगा। यहाँ टॉपिक टू टॉपिक बात चलेगी। हाँ, इस पर फोकस करिए। मजे के चक्कर में कनेक्टिविटी टूट गई तो समझ लीजिए सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, तो कनेक्टिविटी नहीं टूटनी चाहिए। अब देखो जी, हमारे संविधान निर्माता भारत के शासन के भविष्य का निर्धारण करने के लिए बैठे थे संविधान सभा में। क्लियर है ये बात? और हमारी संविधान सभा के जो लोग थे, भारत के लोग, संविधान सभा के सदस्य, जाहिर सी बात है वो विदेशी नहीं थे, यहीं के थे। वे यहाँ की परिस्थितियों से पूरी तरह से वाकिफ थे। और कोई भी उन दिनों, आज भी यहाँ तक कि अगर कोई भी भारत की परिस्थितियों का आकलन करे तो दो तीन चीज़ें तो बड़ी आसानी से समझ सकता था। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 1942, 47, 48, 50 के दौर में आप ही हैं और ये क्लासरूम ही भारत की संविधान सभा है। आपसे कहा जाए कि बताओ भाई, भारत की भविष्य की शासन व राजनीति का भाग्य निर्धारण करने के लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? आप कहेंगे देखो जी, हमारे देश में अंग्रेजों ने राजनीतिक संस्थाओं का तो सृजन कर ही दिया है। चलो, जनता के हित में वो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हम उनके शासन से मुक्त हो गए, हम अपना शासन स्थापित कर लिए जिसके हम हकदार भी हैं। लेकिन क्या उनके द्वारा जो राज्य की संस्थाएं विकसित की गई है उनको ढहा दिया जाए, नए सिरे से राज्य की संस्थाएं विकसित की जाए? नहीं। आप क्यों ढहाएंगे भाई? संसद भवन अभी तक काम चल रहा था उसी से। तो हम क्या सोचेंगे? नहीं, राज्य की संस्थाओं को बनाए रखो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और क्या सोचेंगे हम? और सोचेंगे कि देखो साहब, हमारा जो नागरिक समाज है इसके लिए पिछले 250-300 वर्षों से औपनिवेशिक हुकूमत कोई विशेष कदम नहीं उठाई है, तो इनके विकास पे हम बल देंगे, अधिकाधिक बल देंगे। यानी इसके लिए हम भारत को कल्याणकारी राज्य का स्वरूप प्रदान करने की कोशिश करेंगे। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जहाँ शासन व्यवस्था जनता के सभी वर्गों के हितों में काम करे, विशेष रूप से वंचितों के हितों में। फिर से सुनिए, जहाँ शासन प्रणाली जनता के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखे, लेकिन ऐसा करते हुए भी वंचित वर्गों के हितों का विशेष ध्यान रखे, क्योंकि वो वंचना के शिकार हैं। ऐसे राज्य को कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। तो भारतीय शासन के तहत हमारी संविधान सभा ये विचार करेगी, आप भी विचार कर सकते हैं। और क्या आप विचार करेंगे? आप यही कहेंगे ना कि भाई शासन यूनिट ईयर हो कि टू टीयर हो या थ्री टीयर हो। यूनिट ईयर का मतलब कि क्या देश में एक ही सरकार स्थापित की जाए, केंद्रीय सरकार जो पूरे देश को गवर्न करे। अगर इस पर मंथन करना होता और आप संविधान सभा के सदस्य होते तो क्या करते? कहते कि नहीं साहब, हिंदुस्तान जैसे उपमहाद्वीपीय आकार के देश में एक सरकार पूरे देश में ठीक तरीके से शासन नहीं कर सकती। ये तो निष्कर्ष आप निकालते हैं ना? हाँ, इसलिए भी ऐसा निष्कर्ष निकालते कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान न सिर्फ भौगोलिक रूप से एक विशालकाय देश है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी नितांत वैविध्य मूलक है, विविधता मूलक है। देश के अलग अलग राज्य देखेंगे, अलग अलग संस्कृतियों के लिए पहचाने जाते हैं। अब दक्षिण भारत में चले जाइए, संस्कृति का मतलब क्या होता है? खान पान, रहन सहन, ये सब अपने से अलग पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, अलग संस्कृति। हर जगह सांस्कृतिक डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, कल्चरल डिफरेंसेस। तो वही अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं।
अब उन संस्कृतियों में जीने वाले लोगों के अपने इंटरेस्ट, हित ही अलग अलग होंगे। कोई एक सरकार विविधता मूलक हितों को कैसे पूरा कर सकेगी? हो सकता है कुछ वर्गों के हितों को ठीक से पूरा करे, किसी अन्य वर्ग के हित को ठीक से पूरा ना कर पाए, तो वो वर्ग क्या कहेगा कि हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है। तब तक चीन आग में घी डाल देगा, पाकिस्तान थोड़ा नमक डाल देगा, कहेगा ऐसा है खालिस्तान बनाओ, इनके साथ रहकर तुम अपना भला। मेरी बात समझ रहे हो ना इशारा? इस तरह की विसंगतियां पैदा होती। और संविधान सभा में उन दिनों के हिंदुस्तान के, समझ लीजिए, सबसे शानदार ब्रेन्स हुआ करते थे। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू, पीएन राव, तो गजब के पढ़े लिखे लोग। इन्होंने प्लान किया कि हम एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करेंगे जहां लोगों के इंटरेस्ट को, हितों को फुलफिल करने में कोई दिक्कत ना आए, यानी देश की विशालता व विविधता की वजह से उत्पन्न चुनौतियों का सहजतापूर्वक समाधान किया जा सके। ऑब्वियस सी बात है, यूनिटियर गवर्नमेंट स्थापित करने नहीं जा रहे थे। क्लियर है ये बात? लेकिन एक डर और था कि अगर मान लीजिए कि अलग अलग राज्य सरकारें स्थापित कर दें, उधर गांधी जी भी अपना अलग ही स्टार्ट थे, पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्रामीण शासन। अब इससे बेसिकली अंबेडकर साहब सहमत नहीं थे। क्यों? अंबेडकर साहब की ये चाहत थी, मतलब ये पूरी कोशिश थी कि सत्ता की शक्तियां गांवों तक ना पहुंचे। अगर सत्ता की शक्तियां गांवों तक पहुंच गई तो गांवों का सामंती ढांचा और मजबूत हो जाएगा, और जब सामंती ढांचा मजबूत होगा तो सामाजिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त करना लगभग दुर्लभ हो जाएगा। और डॉक्टर अंबेडकर का क्लियर स्टैंड था, सबके साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, सामाजिक न्याय के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। तो सामाजिक न्याय को भारत की आज़ादी पर भी वरीयता दे रहे थे, और समझिए वही संविधान के मुख्य शिल्पी थे। तो अब बताइए, भारत में अगर परिधि तक, यानी रिमोट एरियाज तक, गांव गांव तक अगर सत्ता हस्तांतरित होगी, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। और अगर केवल केंद्र तक ही सत्ता को सीमित कर दिया जाए तो ये सत्ता का केंद्रीकरण होगा। केंद्रीयकरण करेंगे तो भारत की भौगोलिक विशालता ऐसा करने की इजाजत नहीं देती, भारत की विविधता ऐसा करने की इजाजत नहीं देती, यानी विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। लेकिन अगर खुल्लम खुला विकेंद्रीकरण कर दिए तो सामाजिक न्याय का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। इन्हीं विरोधाभासी विचारों के बीच हमारी संविधान सभा ने भारत के लिए एक ऐसे संघ की परिकल्पना व्यक्त की जो विकेंद्रीकरण की बात तो करता है, लेकिन विकेंद्रीकरण से कहीं ज़्यादा केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, यानी विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण दोनों का मिला जुला रूप। इसीलिए हमारा संघ व्यवहार में क्या दिखता है? अर्धसंघ। अर्धसंघ सिद्धांत में संघ ही है, क्योंकि संघात्मक राज व्यवस्था के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल्स को हमारी राज व्यवस्था फॉलो करती है, इसलिए हम इसे संघ बोलेंगे, लेकिन व्यवहार में अर्धसंघ है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझना होगा। भारतीय संघात्मकता की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा, और फिर उदार लोकतांत्रिक मूल्यों पर लोक आकांक्षाओं की अभिपूर्ति का प्रयत्न। कौन सी लोक आकांक्षाएं? इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को एक बार पढ़िएगा, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। उद्देशिका में किन किन लोक आकांक्षाओं की पूर्ति की बात की गई है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। समानता, कौन सी समानता? प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता। यही तो लोक आकांक्षा है।
इन लोक आकांक्षाओं की अभिपूर्ति कैसे होगी? तब होगी जब देश की शासन प्रणाली शासन प्रणाली उदार लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुसरण करते हुए शासन संचालन के दायित्वों को निभाएगी। है ना? जब देश की शासन प्रणाली उदार लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुसरण करते हुए शासन संचालन के दायित्वों को निभाएगी। अगर ऐसा होगा तब हम क्या प्राप्त करेंगे? वेरी नाइस। भारत के लोगों की आकांक्षाएं, लोक आकांक्षाएं। उदार लोकतांत्रिक मूल्यों को एक शब्द में क्या कहकर संबोधित कर सकते हैं? संविधानवाद। क्या बोलते हैं इसको? संविधानवाद। यानी शासन प्रणाली को किस मार्ग पे चलना होगा? संविधानवाद के मार्ग पे। जब शासन प्रणाली यानी सरकार संविधानवाद के मार्ग पर चलेगी तो लोक हितों की अभिपूर्ति आसान हो जाएगी। और अगर संविधानवाद के मार्ग से विमुख होते होकर शासन प्रणाली अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी तो तय मानिए इन लोक आकांक्षाओं की पूर्ति मुश्किल हो जाएगी। ये बात समझ में आई? हाँ, समझना आवश्यक है। समझते के साथ अगर आप बोर्ड वर्क को फॉलो कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत नोट्स मेकिंग की भी यहाँ ज़रूरत है। किसी ने लिखा पंथ निरपेक्ष। बिल्कुल सही लिखा। संविधानवाद के अंदर स्वतंत्रता की भी तो अवधारणा है ना? और पंथ निरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है, आपको मालूम है कि नहीं? हाँ। पंथ निरपेक्षता की व्याख्या अनुच्छेद 27 में की गई है, भाग 3 में। और भाग 3 में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से है। ठीक है। हाँ, तो उदार लोकतांत्रिक मूल्यों पर लोक आकांक्षाओं की अभिपूर्ति का प्रयास, ये कोशिश किया जाएगा संविधान सभा के द्वारा। अब देखिए, क्योंकि संविधान सभा के ही लोग भारत की अंतरिम सरकार का हिस्सा बने हैं और वही ज्यादातर वही लोग आप देखेंगे जब 1952 का चुनाव हुआ, 51-52 का, तो पहली निर्वाचित सरकार में भी वही लोग दिखे ज्यादातर। अब जो लोग हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखे हैं ये तो मानेंगे ना कि शासन के क्षेत्र में बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे। तो सबसे पहले वो किस पर फोकस करेंगे? मानव संसाधन के विकास पर, क्योंकि मानव संसाधन हमारा यानी आम जनमानस पूरी तरह से अपरिष्कृत था। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, इन सारे मुद्दों पर काम करेंगे। तय मानिए वो सभी मुद्दे आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, है ना? तो हमारी सरकार सबसे पहले ये सोचेगी कि चलो भाई आर्थिक विकास की बात बाद में कर लेंगे, पहले कम से कम इतना सुनिश्चित करें कि लोग भूखे ना रहें, लोग भूखे ना रहें। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए क्या करना होगा? कम से कम हमें अपनी अर्थव्यवस्था को एक ऐसी शक्ल देनी होगी कि हम इतना उत्पादन कर सके
खाने पीने का काम हो सके। तभी आप देखेंगे हरित क्रांति वगैरह, ये सब हमने शुरुआत में अपनाया। और ये हमें मालूम था कि भारत के अंदर लोगों के स्तर पे इतनी सारी दुविधाएं दुविधाएं हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं कि हमें विकास के नियोजित मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल के साथ आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो तो अंग्रेजों की तरह थी, पश्चिमी समाज की तरह थी, उदारवाद पे आधारित। तो इस लिहाज से पश्चिमी समाज तो यही कहेगा कि देखो भाई, तुम्हारी राजनीतिक व्यवस्था हमारी तरह है और हमारे यहाँ पूंजीवाद है, तुम भी पूंजीवाद अपना लो। तो क्या हम पूंजीवाद को अपनाने की स्थिति में थे तब? पेट तो भर नहीं रहा है और आप कहेंगे इस्पात का निर्यात करो। कहाँ से इस्पात का निर्यात करें? पहले चावल को ही निर्यात करने की स्थिति में पहुंचा दें। समझ रहे मेरी बात? और उसी समय आपको बताऊं, दुनिया के स्तर पे सोवियत संघ की जो नियोजित व्यवस्था थी, प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की व्यवस्था, वो अच्छा प्रभाव जमा रही थी। भारत के लोग उससे आकर्षित थे, क्योंकि सोवियत संघ के अंदर भी लगभग वैसे ही देश थे, ऐसी हैसियत भारत की थी। सब विकासशील देश ही तो थे भाई। दुनिया शीत युद्ध के दौर से गुजर रही थी, और शीत युद्ध के दौर में दुनिया के दो फाड़ हो चुके थे। एक अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी खेमा, और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी खेमा। पूंजीवादी खेमा उदारवादी विचारधारा की बुनियाद पर पूंजीवादी आर्थिक मॉडल को स्थापित करने की वकालत कर रहा था, कह लीजिए पूरी दुनिया पर आरोपित करने की वकालत कर रहा था। सोवियत संघ के नेतृत्व में जो दूसरा खेमा था, समाजवादी खेमा, ये बेसिकली समाजवादी आर्थिक मॉडल को दुनिया में स्थापित करना चाहता था। दोनों आर्थिक विचारधाराओं के बीच टकराव हो गया, वैचारिक टकराव। इसी को शीत युद्ध का नाम दिया गया। ये टकराव इतना आगे बढ़ गया, ये दोनों खेमे ऐसा लगता था कि अपने अपने हाथों में बॉम्ब लेकर बैठे हुए हैं कि कब मौका मिला पटक दें। पटके नहीं, लेकिन लेकर तैयार बैठे हैं। युद्ध हुआ नहीं, लेकिन युद्ध कभी भी हो सकता है। इसी को बोला गया शीत युद्ध। और ये शीत युद्ध का क्रम कब तक चला? 90 तक। 91 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो विघटन के साथ ही दुनिया में यह भी तय हो गया कि अब पूंजीवाद के हाथों समाजवाद की करारी हार हो चुकी है। और यहीं पर तो कंसेप्ट आता है एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के अंत का सिद्धांत। समझ रहे मेरी बात? इतिहास के संचालन का सिद्धांत कहता है कि यह दुनिया युद्धों से आगे बढ़ती है। युद्ध दुनिया को गतिशील बनाए रखता है, संघर्ष दुनिया को गतिशील बनाए रखता है, प्रतियोगिता आपको गतिशील बनाए रखती है। अगर दो विचारधाराएं आपस में प्रतियोगिता कर रही हैं तो समझ लीजिए कि दोनों की गतिशीलता कायम है। और अगर इस प्रतियोगिता में कोई विचारधारा हमेशा के लिए पराजित हो जाए तो समझ लीजिए कि इतिहास का अंत हो गया। खैर, ऐसा कुछ देखा नहीं गया, बट ये विचारधारा है। एनीवे, इतना तो मानेंगे कि 90 के बाद पूरी दुनिया के सामने एक ही विकल्प रह गया, पूंजीवाद। और पूंजीवाद को पश्चिम के देशों ने वैश्विक आर्थिक संस्थाओं की मदद से, जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, इन सारी संस्थाओं के माध्यम से पूरी दुनिया पर आरोपित कर दिया गया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत में भी राव मनमोहन मॉडल के अनुसार 91 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का सृजन कर लिया गया। लेकिन 91 से पहले हमारे यहाँ नियोजन का नेहरूवादी परिप्रेक्ष्य चल रहा था। नेहरू जी पूंजीवाद के विरोधी नहीं थे। ये औद्योगिकरण, शहरीकरण, विकास में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, इन सब के बड़े समर्थक थे। लेकिन इन्हें भारत की स्थिति का पूरा ज्ञान था। इन्हें मालूम था कि जो भारत की परिस्थितियां हैं, यहाँ हम पूरी तरह से उदारीकरण के साथ नहीं जा सकते, पूरी तरह से पूंजीवाद के साथ नहीं जा सकते। हमें नियोजित विकास की परंपरा को अपनाना ही पड़ेगा। तो आप देखेंगे मिश्रित नियोजन अपनाया गया नेहरू जी के द्वारा। अभी चर्चा करूंगा इस पे। अभी जस्ट इसका फ्लैशबैक आपको दे रहा हूँ कि क्या क्या डिस्कस करेंगे। अभी तो एक एक करके हम बात करेंगे आपके साथ, संसदीय शासन क्या है। क्योंकि ऐसे केवल चर्चा करके मैं निकल जाऊं
ये बेसिकली कथा सुनने वाली बात होगी। कथा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक प्रसाद वितरित ना हो। समझाने पढ़ाने के बाद जब तक वो चीज़ आपकी नोटबुक में ना जाए, तब तक प्रसाद वितरित नहीं होता। ठीक है। अभी जस्ट एक रिफ्लेक्शन आपको बता रहा था कि कैसे हमारी शासन व्यवस्था में बदलाव दिखेगा। और 90 के दशक आते आते 90 का दशक आते आते आप देखेंगे कि दुनिया में सुशासन की संकल्पना आ गई, और उस सुशासन की संकल्पना को हमने भी लपक लिया। हमने भी उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो चलो, पहले संसदीय शासन का मतलब समझ लो। देखिए, हमारा संविधान जो भी व्यवस्था करेगा, भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और भारत की परिस्थितियों की बात जब भी आएगी, कौन कौन सी बातें आप ध्यान रखेंगे? पहला, भारत भौगोलिक रूप से विशालकाय देश है, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से वैविध्यमूलक है। और क्या? भारत में रूढ़ियाँ, परंपराएं, कई सारी परंपराएं इतनी अमानवीय हैं कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में वो बड़ी बाधक हैं। तो सामाजिक न्याय भी आपको ध्यान रखना है। सामाजिक न्याय, इन दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप संवैधानिक विकास या संविधान में वर्णित जो मूल्य हैं उनका अवलोकन करेंगे। ठीक है। जैसे देखिए, जब आप चुनावी राजनीति का हिस्सा बनते हैं, चुनावी राजनीति का हिस्सा बनने का मतलब ये नहीं हुआ कि खुद ही जाकर चुनाव लड़ने लगे। मतदाता के रूप में भी आप हिस्सेदारी निभाते हैं। आप ही बताइए, जब आप मतदान करने जाते हैं तो आपका मतदाता व्यवहार किन किन कारकों से निर्मित होता है? कौन कौन से फैक्टर्स आपके मतदाता व्यवहार को निर्मित करते हैं? बहुत सारे फैक्टर। एक तो मान लीजिए डेवलपमेंट के मुद्दे, है ना, जैसे बेरोजगारी। आप कोशिश करेंगे कि भाई जो पार्टी, जो दल सत्ता में आने के बाद रोजगार सृजन की बात करेगी, उसी को हम सत्ता में बैठाएंगे। गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सुविधाएं, और कई बार मान लीजिए जातिवाद, भाई भतीजावाद। ये सारे कारक आपके मतदाता व्यवहार का सृजन करते हैं, वोटिंग बिहेवियर को फॉर्मुलेट करते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं कहूं कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को एक मतदाता के रूप में आप अधिक वरीयता देते हैं, या राष्ट्रीय महत्व की आकांक्षाओं को, एक वोटर के रूप में क्या अपने दिमाग में ये बात रखकर आप वोट देते हैं कि अगर ये सरकार बनी तो भारत का अमेरिका के साथ संबंध प्रगाढ़ हो जाएगा, हम चाहते हैं कि भारत अमेरिका संबंध और नई ऊंचाइयां छुए, इसलिए हम अमुक पार्टी को सत्ता में देखना चाहते हैं? क्या इस तरह की सोच के साथ आप मतदान करने जाते हैं? नहीं। इसकी बुनियाद क्या है? क्षेत्रीय वैविध्य। यानी हम भारतीय स्थानीयकरण के शिकार होते हैं, लोकलिज्म जिसको कहते हैं, क्षेत्रीयकरण। तो आमतौर पे हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं वे हमारे क्षेत्र तथा क्षेत्र की परिस्थितियों से निर्देशित होते हैं, गाइडेड होते हैं। अच्छा हाँ, ये जरूर आपके विचार में आ जाएगा कि हमारे इलाके में अगर सरकार ने या अमुक पार्टी ने एक एम्स दे दिया, एक आईआईटी दे दिया, तो हम इसको वोट करेंगे। इस तरह से मतदाता व्यवहार सृजित होता है कि नहीं? होता है। तो चूंकि हिंदुस्तान की परिस्थितियां ऐसी है जहाँ राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व बहुत मायने नहीं रखता, कौन सा प्रतिनिधित्व मायने रखता है? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। और देखिए, आधुनिक लोकतंत्र में, उदार लोकतंत्र में, जब सरकारों के स्वरूप पर बात होती है, शासन प्रणालियों के विकल्पों पर बात होती है, तो मुख्य तौर पर दो ही विकल्प निकल कर आते हैं। दो ही विकल्प। कौन कौन से? कौन कर रहा है भाई? स्लो बोलिए, हम लिख नहीं पाते। अभी मैं आपको लिखवाना नहीं चाह रहा हूँ। अभी मैं केवल आपको सुनाना चाह रहा हूँ, और सुनाते हुए आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना। पहले से अगर ये पढ़ लिए होते तो हमें गवर्नेंस की क्लास में इसे इतना विस्तार से नहीं समझाना पड़ता। थोड़ा बहुत पढ़े हैं। चलिए, अभी तो पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रही है ना चीज़ें। हाँ। तो
जहां भी देखिए, उदार लोकतांत्रिक शासन या उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां भी होती है, उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था, यहां पर अगर हम सरकार के स्वरूप की बात करें, सरकार या शासन के स्वरूप, तो आपको या तो संसदीय शासन का विकल्प मिलता है, संसदीय शासन, या फिर अध्यक्षीय शासन। समझ रहे हैं मेरी बात? अंग्रेजी में इसी को कहते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और इसको प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। अब कई लोग एक तीसरे प्रकार की भी बात करते हैं और बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल, और फिर क्या कहेंगे, जिसमें पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल दोनों के कुछ कुछ गुण देखने को मिलेंगे। ये मिश्रित मॉडल वास्तव में कोई मॉडल नहीं होता, वो देश की परिस्थितियों के साथ तालमेल कायम करने के लिए ऐसे मॉडल की बात की जाती है। ठीक है, ठीक है। संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन। अब देखिए, भारत के संविधान सभा में बैठे हुए लोग इस बात को लेकर तो सुनिश्चित थे कि भैया हमें उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनानी है ना, क्योंकि इसके जो मूल्य हैं वे नागरिक हितों के लिए अधिक आवश्यक हैं, आधुनिक जीवन मूल्यों के अनुरूप हैं। आधुनिक भाई, आधुनिक जीवन मूल्य यही कहते हैं ना कि सभी के साथ समानता का बर्ताव हो, सभी के साथ न्याय हो, सभी को स्वतंत्रता प्राप्त हो, समाज में भाईचारा व्याप्त हो। यही है आधुनिक मूल्य, आधुनिक जीवन मूल्य। और आधुनिक जीवन मूल्यों की वकालत उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था करती है। और इस व्यवस्था में जब हम शासन प्रणाली की बात करेंगे तो दो ही तरह की शासन प्रणाली दिखती है, संसदीय शासन और अध्यक्षीय शासन। और जब हम शासन के स्वरूप की बात करेंगे, यानी राज व्यवस्था की प्रकृति, राज व्यवस्था मतलब क्या, स्टेट क्राफ्ट, शासन प्रशासन के तौर तरीके। तो राज व्यवस्था की जब प्रकृति की बात होगी, प्रकृति, तो या तो एकात्मकता देखने को मिलेगी या फिर संघात्मकता, या तो एकात्मकता या फिर संघात्मकता। अब आप कहेंगे सर अर्ध संघात्मकता क्यों नहीं लिख रहे हैं? सैद्धांतिक रूप से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, ऐसा कोई मॉडल नहीं होता। व्यवहार में हम ऐसा नाम दे देते हैं, जिसे आप अर्ध संघात्मकता कहते हैं ना, अगर अर्ध एकात्मकता भी कह लेंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मिश्रित व्यवस्था, कोई औपचारिक व्यवस्था, ये तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ना भाई। हमारे देश की परिस्थितियां केवल संघात्मक मूल्यों का अनुसरण करने से हल नहीं होंगी, हमें साथ में एकात्मक मूल्यों का भी अनुसरण करना पड़ेगा। हमने उदार रवैया अपनाया, ठीक है साहब, जहां आवश्यकता पड़ेगी संघात्मक स्वरूप अपना लेंगे, जहां आवश्यकता पड़ेगी एकात्मक। तो व्यवहार में लोगों ने इसी मिले जुले स्वरूप को क्या नाम दिया, अर्ध संघात्मक। लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम अर्ध संघात्मक टर्मिनोलॉजी को प्रस्तुत नहीं करेंगे, सिद्धांत में तो हम संघ ही कहेंगे अपने आप को। स्वयं संविधान कहता है अनुच्छेद 1 में, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। क्या हमारे संविधान निर्माताओं के शब्दकोश में अर्ध संघ नहीं था? हाँ, लेकिन क्या लिखा उन्होंने, संघ, क्योंकि औपचारिक शब्दावली अर्ध संघ होती ही नहीं। ठीक है, चलो अब आपको मैं समझाता हूं जरा संसदीय शासन, क्योंकि भारत में वही शासन है। भारत में कोई भी सरकार संसदीय शासन के मूल्यों के अनुसार ही काम करेगी, इन्हीं मूल्यों के अनुसार देश में गवर्नेंस को इंश्योर करेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हेडिंग डाल लीजिए जरा, संसदीय शासन। इसी को संसदात्मक शासन भी कहते हैं, संसदीय शासन या संसदात्मक शासन। दो तीन बातें यहां ध्यान रखिएगा। संसदीय शासन या संसदात्मक शासन से जुड़ा हुआ, मेरी चाय ठंडी हो गई, पता ही नहीं चला। क्लास के दौरान यही होता है। कोई बात नहीं, आजकल कोल्ड टी का भी फैशन है।
आप देखेंगे इस समय सीपी आप जाएंगे ना, शाम में कड़ाके की ठंड में, तो लोग मिलेंगे कहाँ? आइसक्रीम की दुकानों पर। ये कह रहे हैं सीपी और कहाँ? अब इस कड़ाके की ठंड में आइसक्रीम क्यों भाई? एग्जैक्टली exactly, इसे कहते हैं अमीरों का फैशन। समझ रहे मेरी बात? अमीरों के चोचले, बिल्कुल सही कहा। पता चला उसी में गला खराब हो गया, खाए खाए कर रहे हैं फिर अगले दिन से। देखिए, शासन या सरकार चाहे कोई भी हो, हमेशा उसके तीन अंग होते हैं। कितने अंग? जैसे इंसान के कितने पैर होते हैं? हाथ। शासन के कितने पैर होते हैं? तीन। तो इसी को हम तीन अंग बोलते हैं, ठीक है? तीन अंग। ये तीनों अंग कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। चाहे संसदीय शासन हो या अध्यक्षीय शासन, अध्यक्षीय शासन में भी यही तीन अंग होंगे, क्योंकि शासन इन्हीं तीन पैरों पर खड़ा होता है। अच्छा बताइए, भारत की संविधान सभा उदारवादी मूल्यों के अनुसार संविधान का सृजन कर रही थी, यानी संविधान में उदारवादी मूल्य समायोजित कर रही थी। उनको इस बात का आभास था ना कि भारत के लोगों को इन मूल्यों का कोई बहुत ज्ञान नहीं है। सीधी सी बात है, ज्ञान नहीं है। ये भी अपनी जेहन में बात रखिएगा। अच्छा, कार्यपालिका काम क्या करती है? नीतियों का क्रियान्वयन, ठीक है, मतलब कानून का क्रियान्वयन कह लीजिए। हाँ। अब आप कहेंगे कानून क्यों? आदेशों का भी। तो शासनिक प्रशासनिक आदेश भी कानूनी होते हैं। अनुच्छेद 13 परंतु 3 को पढ़िएगा, समझ रहे हैं? उसे भी विधि की ही मान्यता होती है। खैर, आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि विधायिका विधायन करती है, यानी लॉ मेकिंग करती है, कानून बनाती है। उसका कार्यान्वयन कौन करता है? कार्यपालिका। और अगर इसमें कोई दोष वगैरह पैदा हुआ तो उसका मूल्यांकन कौन करेगा? न्यायपालिका। अब इतनी जटिल भाषा नहीं समझ में आती है तो बस ये समझ लीजिए कि न्यायपालिका का यह काम है उचित व अनुचित में विभेद करना। सही सही है। हाँ, सही व गलत का निर्धारण करना, सीधी सी बात। तो शासन के ये तीनों अंग अपना अपना दायित्व निभाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तीनों ऐसे अंग हैं जिनका आपस में कभी तलाक हो ही नहीं सकता। कई बार समझ रहे हैं? हाँ, यानी ये आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर कार्यपालिका कोई कार्य करेगी तो विधायिका व न्यायपालिका उस कार्य में कार्यपालिका का सहयोग करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? जब विधायिका कोई कार्य करेगी, क्योंकि विधायिका का मूल कार्य क्या है? विधि सृजन। लेकिन विधायिका के इस मूल कार्य में कार्यपालिका व न्यायपालिका सहयोगी की भूमिका निभाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? न्यायपालिका का कार्य न्याय का शासन सुनिश्चित करना, और इस दायित्व के निर्वहन में विधायिका व कार्यपालिका इसके सहयोगी की भूमिका निभाएगी। इस तरह किस तरह से शासन के तीनों अंग अपना काम करते हैं। ये नहीं कि एक उधर मुंह किया है, एक उधर एक इधर। ठीक है, चलो। अब संसदीय शासन व्यवस्था में जो पहली महत्वपूर्ण बात देखी जाती है वो ये है, यहाँ कार्यपालिका और विधायिका जटिलतम रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब इनमें बहुत अधिक घनिष्ठता होती है। अब समझ लीजिए कि विधायिका व कार्यपालिका के बीच माँ बेटी का रिश्ता होता है। माँ बेटी, यानी कार्यपालिका रूपी बेटी विधायिका रूपी माँ के गर्भ से निकलती है, और बेटियां माँ के प्रति हर हाल में जिम्मेदार होती ही होती हैं। चलो, तो यहाँ जो कार्यपालिका है ये विधायिका के अंदर से सृजित होगी, निर्मित होगी,
कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह रहना पड़ेगा। कार्यपालिका अपने अस्तित्व में तभी तक कायम रहेगी जब तक उसे विधायिका का विश्वास मिलता रहेगा। अब ये जो अंतर संबंध है शासन के इन दो अंगों के बीच, शासन के इन दो अंगों के बीच, आपको नहीं लगता कि आम जनता को अपनी सरकार पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर प्रदान कर रहा है ना? हाँ, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं के पास दो शासन प्रणालियां विकल्प के रूप में थी। भाई, जब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हमें सिविल सेवक ही बनना है, या तो आईएएस या पीसीएस, यही विकल्प बनता है ना? हाँ, अब पता चला कि एनजीओ खोल दिए, कहे कि नहीं हम भी समाज सेवा कर रहे हैं, वो समाज सेवा है। आप सिविल सेवक, भाई सिविल सेवक की जो स्थापित परिभाषा है उसके दायरे में रहकर आप काम नहीं कर रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा सिविल सेवा का इतिहास, भूगोल सब क्या है 16वीं यूनिट में। वहाँ तक जाने में थोड़ा वक्त लगेगा, 7-8 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर आपने ये तय कर लिया कि हमें उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था ही कायम करनी है, तो आपके पास सरकार के दो ही विकल्प है, संसदीय या फिर अध्यक्षीय। अब चूंकि हमारे संविधान निर्माताओं को मालूम था कि हमारे देश के लोग हो सकता है चुनावी राजनीति का हिस्सा बन भी जाएं, तो एक बार वोट देकर सरकार बना दिए तो आगे इन्हें कोई बहुत सर्दी गर्मी नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इनके हितों का दुरुपयोग भी कर सकती है, इनके हितों को नज़रअंदाज भी कर सकती है। ये बेचारे भोले भाले सीधे साधे हैं, सरकार पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। तो बेहतर है संसदीय शासन प्रणाली अपना लो। संसदीय शासन प्रणाली में अध्यक्षीय शासन प्रणाली की तुलना में आम जनता अपनी सरकार पर बेहतर नियंत्रण रखती है। समझ रहे मेरी बात? ये सारे कंसेप्ट्स कई सारी संकल्पनाओं को परिभाषित करने में मदद करते हैं। जैसे आज के दौर में वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट चल रहा है, उसको एक्सप्लेन करने में अगर संसदीय शासन प्रणाली की संकल्पना से आप परिचित हैं तो बड़ी आसानी से आप फर्क कर पाएंगे कि यह व्यवस्था हमारे लोकतंत्र की सेहत के लिए कितना कारगर होगी, कितना नहीं। समझ मेरी बात? हाँ, तो यहाँ चूंकि विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कार्यपालिका का एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यह केंद्रीय कार्यपालिका का सबसे शानदार एग्जाम्पल है। ठीक, अगर हम विधायिका की बात करें तो भारत की संसद, और अगर संसद के अंदर भाई संसद के जो भी कंपोनेंट्स हैं सब विधायिका ही कहलाएंगे। तो अगर मान लीजिए हमने लोकसभा की बात कर ली, तो आप ही बताइए क्या प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं रहना पड़ता है? और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद तभी तक अपने अस्तित्व में कायम रहेगी जब तक उसे लोकसभा का विश्वास, अगर लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस पास कर दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मुश्किल आ जाएगी। अब लोकसभा क्या है? लोकसभा लोगों की सभा है। लोकसभा को भारतीय संसद में लघु राष्ट्र कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा के नुमाइंदों को, लोकसभा के प्रतिनिधियों को, लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स को आम जनता प्रत्यक्षतः अपना मत देकर निर्वाचित करती है। तो यह मान्यता है, क्योंकि देखिए आज के इतने भारी भरकम आबादी वाले देशों में आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं अपना सकते ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्राचीन काल में यूनान वगैरह में वो हुआ करती थी। स्विट्जरलैंड में भी आज के दौर में नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम पे थोड़ा मोड़ा वहाँ आप कह सकते हैं कानून बनाने के संदर्भ में या संविधान संशोधन के संदर्भ में रिफरेंडम वगैरह ये सब कराया जाता है, और कुछ वहाँ है नहीं। वहाँ भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है। आबादी बढ़ जाएगी, देशों का आकार बढ़ जाएगा, वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे काम करेगी बताइए? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इस समय विकल्प क्या आया? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, जहाँ जनता अपने बारे में फैसले स्वयं से नहीं लेगी बल्कि अपने पसंद के प्रतिनिधियों के माध्यम से लेगी। तो भारत की जनता अपने पसंद के प्रतिनिधियों को भारतीय संसद के किस सदन में भेजती है? इसलिए नाम है इसका हाउस ऑफ पीपल, लोगों की सभा। इसलिए लोकसभा को बोला जाता है लघु राष्ट्र। और आपको मालूम है ना कि मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास जताने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा। राज्यसभा के पास नहीं है, क्योंकि राज्यसभा लोगों की सभा
राज्यसभा भारतीय संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है, और भारतीय संघ की इकाइयां भारत के राज्य हैं, वो राज्यों की सभा है। और सरकार राज्य नहीं बनाते बल्कि लोग बनाते हैं। क्लियर है ये बात? तो देख रहे हैं यहां पर संसदीय शासन व्यवस्था यह कम से कम छूट तो देती है ना जनता को, कि भैया तुम कार्यपालिका पर नकेल कसे रह सकते हो। अगर कार्यपालिका यानी सरकार तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती, तो जाहिर सी बात है सरकार गिरा दो। और अगर आप सरकार को स्टेबल बनाने के चोचले पालेंगे, तो आपको नहीं लगता कि इस संकल्पना की खिलाफत करेंगे आप? तो सवाल ये उठता है कि क्या फिर सुधार न किया जाए? ये तो होता है, सुधार नहीं किया जाए तो सुधार किया जा सकता है जब भारत की जनता बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से थोड़ी और सशक्त हो जाए। जब सशक्त हो जाएगी जनता तो खुद ही सुधार की बात करेगी। तो अगर सुधार की पहल की जा रही है तो आप इसे भी सिरे से खारिज नहीं करेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में जब हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था का सृजन कर रहे थे, उस समय जरा सोचिए, संविधान सभा में कोई भी होता यही कहता ना कि हमारे लिए ये व्यवस्था ज्यादा श्रेयस्कर है, क्योंकि यहां आम जनता अपनी सरकार पर हमेशा नियंत्रण कायम रख सकती है। अब देखिए, अध्यक्षीय व्यवस्था के विकल्प को हमने क्यों खारिज कर दिया? अध्यक्षीय सरकार इसलिए खारिज कर दिया, राष्ट्रपति प्रकार की सरकार, क्योंकि यहां भी सरकार के तीन अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरह एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। संसदीय व्यवस्था में स्वतंत्र कहने का मतलब हुआ कि यहां पर जनता ने एक बार सरकार बना डाली तो तय मानिए लगभग सरकार अपना कार्यकाल पूरा करके ही जाएगी। अब चाहे सरकार जन आकांक्षाओं को ठीक से पूरा कर पा रही हो या नहीं। तो बताइए, भारत जैसे लोग जिन्हें लोकतंत्र की आदत नहीं है, उनके यहाँ अगर अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपना ली जाती तो लोकतंत्र का बेड़ा गर्क हो जाता कि नहीं? अच्छा बताइए, क्या हमें लोकतंत्र की आदत है? अब है? अभी भी नहीं है। हकीकत यह है कि लोकतंत्र हमारे संस्कारों में ही नहीं है। व्यक्ति को संस्कार कहाँ से मिलते हैं? परिवार से। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। 2026, आप कलेक्टर बन गई, अपने घर गई छुट्टी में, मान लो प्रोबेशनरी पीरियड से गुजर रही है, प्रोबेशन। घर में पापा, मम्मी, भाई बहन और सब लोग बैठे हुए हैं। सबने प्लान किया एक नई कार खरीदते हैं। परिवार के सभी सदस्य चाह रहे हैं कौन सी कार आए? फॉर्च्यूनर, चलो मान लिया। फॉर्च्यूनर। लेकिन 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 माँ या पिताजी की ये इच्छा, वो चाह रहे हैं कि स्विफ्ट डिजायर आए। और मान लो उनकी कलेक्टर बिटिया भी कह रही है कि नहीं नहीं फॉर्च्यूनर ले लेते हैं। अब क्या दिक्कत है? एक सिग्नेचर इधर से उधर होगा। समझ रहे हो मेरी बात? और आपको मालूम है कि परिवार के सभी लोग फॉर्च्यूनर के पक्ष में हैं, केवल पिताजी या माँ पक्ष में नहीं है। और हो सकता है कि पिताजी या माँ बहुत पढ़े लिखे ना हो, उसी परिवार में आप आईएएस जैसी, मतलब सम्मानित परीक्षा पास करके आप अधिकारी बने हैं। अगर आपने कहा कि अरे नहीं नहीं लेंगे तो फॉर्च्यूनर ही, तब पिताजी का क्या कहना होगा? इसी दिन रात के लिए पढ़ा लिखा के तुम्हें कलेक्टर बनाए कि सारा सारा संस्कार घोल के पी जाओ। अब बताइए, उनके इस वीटो के सामने आपकी एक भी चलेगी? क्या हुआ लोकतंत्र का? हाँ, इस बात को स्वीकारिए, हम भारतीय समाज नैसर्गिक रूप से लोकतांत्रिक नहीं है। अब ऐसे समाज को लोकतंत्र की पाठशाला में प्रशिक्षित किया जाना है। उसके लिए हमें वैसे साधन इकट्ठा करना पड़ेंगे जिससे कि आसानी से लोगों को प्रशिक्षित
किया जा सके। समझ रहे हैं मेरी बात? अब सरकार के रूप में हमारे पास दो ही विकल्प था, संसदीय और अध्यक्षीय। हमने देखा कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जनता अपनी लोकतांत्रिक सरकार पर उतनी मजबूत पकड़ नहीं रख पाएगी, लेकिन संसदीय सरकार में रख पाएगी। इसलिए संसदीय सरकार को स्कोर अधिक मिल गया, लेकिन अभी निर्णय पर नहीं पहुंचे। और क्या देखेंगे? हम ये भी देखेंगे कि भाई अध्यक्षीय सरकार में जो सत्ताधारी होता है उसके पास सत्ता का अधिक केंद्रीकरण हो जाता है। ऐसे आपको बताता हूं, देखिए। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में ना, जो देश का राष्ट्रपति होता है, जहां एक तरफ राज्य का यानी देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, वहीं दूसरी तरफ सरकार का भी मुखिया होता है। सरकार का भी मुखिया। अब देखिए, प्रतियोगिता आधारित राजनीति में जो सरकार का मुखिया होता है उसकी खुल्लम खुला आलोचना की जा सकती है। कई बार तो लोग गालियां भी दे देते हैं। लेकिन आमतौर पे देखे होंगे, जो संविधान का मुखिया होता है उसके प्रति एक सहज सम्मान का भाव होता है कि नहीं, बताओ? और एक ही व्यक्ति अगर सरकार का भी मुखिया हो और संविधान का भी मुखिया हो, तो आप मानेंगे ना कि सत्ता का अधिक से अधिक उसके पास केंद्रीकरण हो जाएगा। ठीक। अब आ जाओ संसदीय व्यवस्था में। संसदीय व्यवस्था में राज्य का संवैधानिक प्रमुख पर्सन वन होगा और सरकार का प्रमुख कौन होगा? पर्सन टू होगा, P2 होगा। माना कि P1 मैडम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और माना कि P2, माना क्या सही में है? मोदी साहब समझ रहे हैं? अब आप बताइए। चलिए, हमने महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मान देंगे, उनके पद का सम्मान करेंगे, उनके व्यक्तित्व का सम्मान करेंगे, वो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं। लेकिन ये तो हम नहीं मानेंगे कि वो बहुत बड़ी सत्ताधारी हैं, क्योंकि उनके पास कोई शक्ति ही नहीं है। मोदी जी जम के आलोचना करेंगे, अनाप शनाप बोलेंगे लेकिन साथ में ये तो मानेंगे कि भाई ताकत है, सत्ता है, क्योंकि यहाँ सरकार के मुखिया के पास ही सत्ता होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये वाली जो व्यवस्था है, ये कहाँ पर है? संसदीय शासन में। समझ रहे हैं मेरी बात? संसदात्मक सरकार। आप बताइए, भारतीयों के लिए इन दोनों व्यवस्थाओं में से कौन सी व्यवस्था अधिक समीचीन है, अधिक उपयुक्त है? यहां तक संसदात्मक व्यवस्था एज ले जा रही है। ठीक। एक और एग्जाम्पल देखिए, मतलब एक और तर्क। अनु लिख रही कि आज टेक्निकल टीम वाले भैया ने कुछ बोला नहीं, डांटा भी नहीं। देखो जी, संसदीय शासन व्यवस्था स्थानीय प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देती है। प्रतिनिधित्व मतलब नेतृत्व कह लीजिए, स्थानीय नेतृत्व। और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था राष्ट्रीय नेतृत्व को बढ़ावा देती है। ये इन दोनों व्यवस्थाओं की विशेषता है। तो यहाँ पर स्थानीय नेतृत्व को वरीयता दिया जाता है। यह व्यवस्था किस तरह के नेतृत्व को वरीयता देती है? राष्ट्रीय नेतृत्व।
राष्ट्रीय नेतृत्व। अब बताइए, भारत की जो हालात है, भारत की हालात, यहाँ स्थानीय नेतृत्व अधिक कारगर साबित होगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व? स्थानीय नेतृत्व, क्योंकि यहाँ लोगों की जो लोक आकांक्षाएं हैं वो स्थानीय कारकों की बुनियाद पर संचालित होती है। विधायकी का चुनाव है, आप किसी मोहल्ले में गए और कहे ऐसा है, मतलब गांव की बात मैं कर रहा हूँ, किसी टोले में गए, इलाके में गए और वहाँ पर 20 घर हैं, आपने कहा हर 100 मीटर की दूरी पर एक हैंडपंप दे देंगे आपको, इतने में सारे वोट गिर जाएंगे। हैंडपंप, इसके बाद सरकार चाहे 5 साल जम के लूटे, कोई टेंशन नहीं। और चूंकि हमारे यहाँ एक कंसेप्ट बताया ना कि भारत जैसे देशों में जो जिनका औपनिवेशिक अतीत रहा है, यहाँ विकसित राज्य और अंतर विकसित नागरिक समाज का अंतर्विरोध पाया जाता है, मतलब अल्प विकसित नागरिक समाज का ये जो अंतर्विरोध है, विकसित राज्य और अल्प विकसित नागरिक समाज का, ये कई बार भारतीय लोकतंत्र को आप देखेंगे वंशवादी लोकतंत्र में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जनता उतनी अवेयर नहीं होती, वोटर्स उतने अवेयर नहीं होते। पता चला इनके पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, और पिताजी के साथ के कार्यकर्ता लाइन में लगे हैं, लेकिन विदेश में पढ़ रहे बेटे को बुलाया जाएगा और मुख्यमंत्री का ताज सौंप दिया जाएगा। और सुनिए, ऐसा नहीं है, एक बाप के नाते हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके बच्चे खूब आगे जाएं, लेकिन बाप के मन की बात, नेताजी के मन की बात कौन बोलेगा? उन्हीं के साथ जो 50 साल से कार्य करता है कि अगर भैया जी मुख्यमंत्री नहीं बने तो हम आत्मदाह कर लेंगे। वो किस लिए ऐसा कहेगा? नेताजी को खुश करने के लिए। वो कहेंगे नहीं नहीं, बेकार की बातें मत करो, हम लोकतंत्र में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। तब क्या होगा? उनके आवाज़ के सामने कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाएंगे, फिर नारा लगेगा, अक्की भैया जिंदाबाद। अब कहेंगे देखो जी, हम तो मजबूर है, ये जनता की चॉइस है, हमारी चॉइस। और जनता, ऐसा नहीं है कि नेताजी ऐसा करवा रहे हैं, ये जनता खुद पेशकश करती है। आपके क्षेत्र का सांसद, लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव, 5 बार से सांसद, अब पता चला कि नहीं अब बूढ़े हो गए, सक्रिय राजनीति में हम काम नहीं कर सकते, तो कार्यकर्ता ही बोलेंगे। अरे वो जर्मनी पढ़ रही है ना बिटिया रानी, बुला लीजिए। तो नेताजी की बिटिया, सांसद महोदय की बेटी, अंग्रेजी में डॉटर बोलते हैं। आप बिटिया नहीं समझते? हाँ। अब बताओ, बिटिया रानी विदेश से आएंगी और जनता उन्हीं में अपना सच्चा प्रतिनिधि पाएगी। ये क्या है? आपको नहीं लगता कि जनता को लोकतंत्र की पाठशाला में जिस कदर प्रशिक्षित होना चाहिए अभी तक नहीं हो पाई है? नहीं हो पाई है। जनता को यह भी नहीं दिखेगा कि बेचारे इनके दरी बिछाते बिछाते इनके हाथ पिस गए चुनावी सभाओं में, और अभी तक जिला पंचायत सदस्य का भी इनको टिकट नहीं मिला, लेकिन नेताओं के बाल बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी बनते जा रहे हैं। तो ऐसे देशों में वंशानुगत लोकतंत्र का डर बना रहता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सैद्धांतिक रूप से ऐसा, लेकिन व्यवहार में कई अवसरों पर आपको ये देखने को मिलेगा मिलेगा। और इसकी इसकी एक और वजह है, अब पता नहीं, चूंकि आप लोग राजनीति पढ़े हैं कि नहीं, भारतीय राजनीति पढ़े हैं? हाँ। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि कांग्रेस पार्टी ये इंटरनली डेवलप्ड पॉलिटिकल पार्टी है कि एक्सटर्नली डेवलप्ड पॉलिटिकल पार्टी है? एक्सटर्नली, बहुत बढ़िया। तो जो बाह्य रूप से विकसित राजनीतिक दल होते हैं, आमतौर पे वहाँ इस तरह की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, क्योंकि लोगों को दल के सदस्य नहीं दिखते, केवल उन्हीं दिनों के लोग दिखते हैं या उन्हीं दिनों का दल का उद्देश्य दिखता है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दल का गठन किया गया था। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस लिए किया गया था? स्वाधीनता संग्राम को लीड करने के लिए। अभी भी गांव में जाएंगे, अब पता नहीं, अब तो लोग जिंदा नहीं होंगे, मतलब 8-10 साल पहले का अपना अनुभव बता रहा हूँ। एक बुजुर्ग से मैं मिला, उनकी उम्र लगभग 102 साल हो रही थी। हाँ, मैं पूछा दादा ये बताओ, वोट डालने जाते हो आप? हाँ बिल्कुल जाते हैं। ठीक थे शरीर से।
कांग्रेसी टोपी पहने थे, होती ना, देखा होगा आपने। हम कहे कि ये बताइए किसको वोट देते हैं? कहे कि बेटा हम तो कांग्रेस को ही देते हैं। हम कहे कि ऐसा क्यों? कभी भाजपा को भी आजमा लीजिए कभी आम आदमी पार्टी को आजमा लीजिए, कभी सपा को देख लीजिए। लेकिन ना ना, ये हमसे मतलब भोजपुरी में बोल रहे थे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ भोजपुरी स्पीकिंग क्षेत्र है ये कह रहे हैं कि बोलिए सर पता हो क्या कहे? वो कहे कि अगर जब हम देखते हैं, पहले तो चूंकि बैलेट पेपर होता था, अब तो बटन दबाना होता है ईवीएम का। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही मुझे पंजे के अलावे कोई और निशान दिखता है, और अगर मन भी किया कि यहाँ उंगली ले जाऊं, तो हाथ कांपने लगते हैं। ये होता है क्यों? क्योंकि उनको आज भी उनके दिमाग में यही बात भरी है कि कांग्रेस ने देश को आज़ाद, और आमतौर पे जो देश, जिन देशों का औपनिवेशिक अतीत रहता है, वहां पर इसी तरह से बाह्य रूप से विकसित दल अस्तित्व में होते हैं। या तो बाह्य रूप से विकसित है, या फिर सत्ताधारियों के फूट डालो शासन करो की नीति के तहत दूसरे दल गठित हो जाएंगे। जैसे कांग्रेस गठित हुई तो कांग्रेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग का गठन करवा दिया। ऐसे गठन होता है। तो ये भी एक समस्या है। मतलब आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जैसे देश में सरकारें शासन व्यवस्था चला ले जा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझसे कोई कहे तो मैं यही कहूं कि इसको 50 देशों में बांट दो। इतने भारी भरकम देश में शासन व्यवस्था का संचालन और संचालन करते हुए जनहितों को पूर्ण कर पाना, आपको लगता है किसी सरकार के लिए आसान है? तमाम विसंगतियां हैं। तो इसलिए अगर आपकी कोई अपेक्षा, कोई आकांक्षा ठीक से पूर्ण नहीं भी हो रही है, तो आप किसी दल को बहुत दोषी ठहरा नहीं सकते। ये हमारे साथ कुछ नैसर्गिक जटिलताएं हैं, इसे समझना होगा हमने भोजपुरी का नाम क्या लिया, लोगों ने यहाँ भोजपुरी स्टार्ट कर दिया तो जरा सोचिए, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से संसदीय लोकतंत्र अधिक कारगर होगा कि अध्यक्षीय? संसदीय। और एक और बात बताऊं आपको, भारत के लोग संसदीय शासन प्रणाली के घटकों से, कंपोनेंट से पहले से परिचित थे। हम लोग आज़ादी की लड़ाई के दौरान किस सरकार के खिलाफ लोहा लेते थे? अंग्रेजी सरकार। उनके यहाँ कौन सी शासन प्रणाली थी? संसदीय। तो हम इससे पहले से एक्लिमेटाइज थे। तो अंततोगत्वा हमने निर्णय लिया कि भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संसदीय शासन व्यवस्था ही हमारे लिए श्रेयस्कर होगी। तो संसदात्मक प्रणाली आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो थोड़ा सा आपको मैं भारत की विशिष्ट कोटि की संघात्मकता पढ़ाऊंगा, और उसके बाद फिर भारत में आधुनिक शासन की शुरुआत कब से मानेंगे आप? नेहरू जी की सरकार से ना। तो बस नेहरू जी की सरकार पर टूट पड़ेंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे। ओके देन, थैंक यू।